अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। भारत पाकिस्तान से शिकस्त को हर फोरम पर कबूल करता जा रहा है। ज़िल्लत को छुपाने के लिए बहाने तराशे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये तस्लीम कर लिया जाता है कि पाकिस्तान को भारत पर वाज़े बढ़तरी हासिल थी। सबसे पहले बीजेपी रहनुमा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए। फिर भारतीय डिफेंस चीफ अनिल चौहान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए। इसके बाद भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने एतराफ़ किया कि पाक फ़ज़ाइया ने राफेल समेत जंगी तैयारे तबाह किए। और अब भारतीय फ़ौज के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने तस्लीम कर लिया है कि भारत पाकिस्तान को हासिल मालूमात से खौफज़दा था। राहुल सिंह ने नाज़रीन अपने खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान को भारतीय नक़्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की क़ुर्बत से भी डरे डरे नजर आए। तो भारत से आने वाले तमाम बयान इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह बदतरीन शिकस्त हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी हलचल सी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद फिर से तहरीक चलाने का ऐलान किया है और फिर से एहतजाज के ऐलान के साथ ही मुज़ाकरात की गूंज भी सुनाई देने लगी है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी उन्होंने खबर दी है कि कोट लखपत जेल में कैद PTI के 5 सीनियर रहनुमाओं ने हुकूमत और PTI के दरमियान फौरी मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए एक ख़त पर दस्तखत किया है। हुकूमत भी मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है। नवाज शरीफ साहब के भी अडियाला जेल जाने की खबरें आई, लेकिन अब नून लीग बड़ा वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद कर रही है। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजबूत होती हुई पोजीशन के बाद अब सदर आसिफ अली जरदारी के ओहदे सदारत से मुतल्लिक भी कुछ बातें चल रही हैं, उड़ रही हैं। सियासी हलचल के दौरान नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 ख्वातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात शेड्यूल जारी कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले सर ज़रा ये माफ़ कीजिएगा, मियाँ साहब के हवाले से ही बात कर लेते हैं। उनके हवाले से बातें हो रही थी कि शायद वो खुद जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन क्या सर पार्टी के अंदर कोई इस किस्म की राय, कोई इस किस्म की तजवीज़ मौजूद थी कि ऐसा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। बात यह है कि इमरान खान साहब पाबंद सलासिल हैं अपने किए की वजह से, और उन्होंने 9 मई का अफसोसनाक वाक़या किया, करप्शन केसेस, तोशा खाना से लूटमार, मतलब द लिस्ट गोज़ ऑन। अब ये देखने की बात है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्यों जाने की कोई ज़रूरत पेश आई है। ना हमारी पार्टी में कोई ऐसा प्रपोज़ल डिस्कस हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ चैम गोइयाँ हैं और जितने मुँह उतनी बातें। आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो वो चल के गए थे बनी गाला, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, लेकिन आगे से बजाय इसके कि कोई मुल्क के मफाद में बात की जाए या सियासी हवाले से कोई बातचीत की जाए, एक ज़ाती फरमाइश रखती थी और ज़ाती फरमाइश बनी गाला का रोड बनाना थी उस वक़्त। तो रवैये तो इसी तरह हैं PTI और उनकी तमाम तर लीडरशिप के, टॉप टू बॉटम अगर देखें तो मियाँ साहब को तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अडियाला जाएँ और किसी से बात करें। उनकी पार्लिमानी पार्टी जो है PTI की वो मौजूद है, ऐवान के अंदर भी मौजूद है और ऐवान से बाहर भी मौजूद है। तो हम जब पेशकश करते हैं और कहते हैं कि सियासी बैठकों में सियासी लीडर्स को मिल के इसका बेहतर एक हल निकालना चाहिए, तमाम तर चीज़ों पे डिस्कशन और डिस्कोर्स होना चाहिए, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मियाँ साहब जो है वो अल्लाह ना करे वो जाएंगे वहाँ पे मिलने उनसे। तो कम से कम इस तमाम तर इशू पे अब इसको वी शुड ले दिस टू रेस्ट, क्योंकि अब राना साहब की तरफ से भी क्लियर कट दो अल्फाज में जो एक बात की है वो भी सामने आ चुकी है, और तमाम तर पार्टी लीडरशिप जो है वो उस पर वाज़ेह तौर पे पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। नहीं सर, नून लीग के अंदर से भी ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है, कोई तजवीज़ नहीं आई थी, आप कैटेगोरिकली तरदीद कर रहे हैं इस बात की? सिरे से ही नहीं थी और कभी ये डिस्कस भी नहीं हुआ, और ना कोई ऐसी बातचीत थी, ना कोई ऐसा प्रपोज़ल सामने था
ये पता नहीं कहाँ से किसने ऐसी खबर बना के जो है वो मार्केट में शेयर कर दी, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और न ही इस हकीकत का कोई कोसों दूर जो कोई रिलेशन है वो भी कतन नहीं है। अच्छा सर, हुकूमत की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जा रही है कि वो आएँ और मुज़ाकरात करें। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी भी इस तरह की खबर है कि जो असीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाबंद सलासल हैं, उनके 5 सीनियर रहनुमाओं ने दस्तखत किए हैं ख़त पर इस बात पर कि मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन जो रुकावट है वो सिर्फ खान साहब हैं। तो आपके इल्म में है कोई ऐसी बात, कोई संजीदा पेशरफ्त हो रही है इस मामले पर? देखें, ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि सीनियर लीडरशिप जो पाबंद सलासिल है मुख्तलिफ़ केसेस में, और वो पार्टी के अहदेदार या पार्टी के रहनुमा जो हुकूमत का भी हिस्सा एट सम पॉइंट रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये ख़त लिखना ये बड़ा एक मानी खेज़ है तमाम तर मामला। और इस पर बिल्कुल मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन हुई है PTI की सीनियर लीडरशिप को, और ये एक साइलेंट मैसेज भी है इमरान खान साहब के लिए कि जो आप बज़िद हैं इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू शनीद पे, या उनसे बातचीत करने के लिए, या उनसे कोई मामलात आप जो चाहते हैं कि डिस्कस करें, तो वहाँ से तो जवाब आ गया। अब सियासी जमातों का रवैया तो यही होता है, जमहूरी इक़दाम तो यही है, और जमहूरी रवायात भी यही हैं कि सियासी जमातें आपस में बैठती हैं, जैसे हम और पीपल्स पार्टी बैठे थे मिसाक जमहूरियत के वक्त। तो अब तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, और अच्छी खुशाइन बात है। और वहाँ की लीडरशिप से ये मैसेज आना और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को सपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी अब इस पर ज़रूर सोचेंगे कि अगर उनकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं तो उनको बिलाखिर सियासतदानों के साथ और सियासी जमातों के साथ ही बैठना पड़ेगा। और क्या सर हुकूमत को इन 5 सीनियर रहनुमाओं का जो ख़त है वो मौसूल हुआ है? देखिए, हमारे तक तो कोई ऐसा ख़त नहीं आया। जो मैंने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही इसकी बाज़गश सुनी है कि जो 5-6 लोगों ने ख़त लिखा है जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं और जो किसी वक्त PTI की हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो मैं तो उसको बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ और समझता हूँ कि अच्छी बात है कि कम से कम कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन हुई है, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुई है कि सियासी जमातों के साथ बैठ के ही सियासी बैठकों में हमें अपने इश्यूज़ का हल तलाश करना है, ना कि हो कि एस्टैब्लिशमेंट से ही गुफ्तगू करनी है या उनसे ही इंगेज करना है। अच्छा मलिक साहब, अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की बात की जा रही है ना। अलीमा खान साहिबा कॉल दे रही हैं कि 10 मुहर्रम के बाद बाकायदा तौर पर मोबिलाइज किया जाए और तहरीक चलाई जाए। तो क्या आपके पास इस तरह की कोई इतलात मौसूल हुई है? इजाज़त देंगे सर? जमात का हक है और बिल्कुल एहतजाज और इंतशार में बड़ा फ़र्क है। अब जो इनके एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि एहतजाज के नाम पे अगर इंतशार फैलाना है तो उसकी इजाज़त तो नहीं हो सकती, और कभी भी उस चीज़ को जो है एंडोर्स नहीं किया जा सकता जो तर्ज़ सियासत या जिस तरह का एहतजाज PTI का रहा है, बाशमूल 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के ऊपर भी अगर आप देखें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा है तो फिर कानूनी तकाज़े पूरे करने होंगे, और कानूनी तकाज़े तो यही हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ जहाँ आपने एहतजाज करना है, वक्त से पहले टाइम एंड प्लेस, और जो ज़िम्मेदार हैं पार्टी के जो एहतजाज को लीड करेंगे वो कोई दरख्वास्त दें। बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर इत्तला दिए हुए भी एहतजाज नहीं हो सकता। कम से कम आप लोगों की ज़िंदगियों को अजीरा नहीं कर सकते। और अगर एहतजाज की बात है तो बिल्कुल एहतजाज करें, कानूनी तकाजे ज़रूर पूरे करें। ठीक है, एक और मामला भी है वैसे अकील साहब, एजाज सैयद साहब बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को ओहदे से हटाने के लिए काम शुरू हो गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत उन्हें बाकायदा तौर पर दावत देती है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं, दूसरी तरफ उन्हें हटाने की बातें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। कि ये एक फेक न्यूज़ है और बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत के एंड पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, और पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हाँ, उनको गिले शिकवे ज़रूर रहते हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, वो हम गाए बगाए दूर भी करते रहते हैं। हमारे साथ वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, बेशक वो काबीना में ना हो, लेकिन आइनी ओहदों पे तो ज़रूर हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं भी किसी तरफ भी कोई ऐसा मसला है, और वो बिल्कुल हमारी ही वोटों से सदर पाकिस्तान हैं और हमारे साथ इत्तेहादी हैं, और बड़े अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत में। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ सामने भी आई है। ये सिर्फ ख़बरों की हद तक जो बात है वो है, लेकिन हमारे एंड पे ना कोई ऐसी बात है, ना कोई हमसे किसी ने
इफ एनीथिंग हम तो पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करते हैं। बेग साहब, आप तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, तो सर क्या कोई 27वीं तरमीम में सदर के इख्तियारात के हवाले से या गैर सियासी शख्सियत के सदर के होने के हवाले से भी कुछ काम हो रहा है क्या वैसे? देखिए, अभी तो ये बहुत कबल अज़ वक्त है तमाम तर मामला, और ना हमारे सामने वज़ारत कानून में कोई ऐसा प्रपोजल सामने आया है, या इफ़ एनीथिंग 27वीं आइनी तरमीम पे भी कोई प्रपोजल या कोई बाज़गश्त नहीं है। ये सिर्फ अगेन ख़बरों की हद तक महदूद है। हाँ, मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जब भी 27वीं तरमीम होगी तब भी ये जो ब्रॉडर कंसेंसस है पार्लियामेंट के अंदर, तमाम सियासी जमातों का जो इत्तेहादी हैं उनका ब्रॉडर कंसेंसस रीच होगा और उनकी आमादगी के साथ, उनके प्रपोजल्स के साथ आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये इस ऐवान का ही इस्तिकाक है। लेकिन फ़िलवक़्त ना 27वीं आइनी तरमीम पे किसी किस्म का काम हो रहा है और ना ही कोई ऐसा प्रपोजल सामने है कि सदारती जो पावर्स हैं, ये प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, उनको इंक्रीज़ किया जाए या डिक्रीज़ किया जाए। मामला अभी है वो इसी तरह एक स्टेटस को सिचुएशन के ऊपर चलेगा। नहीं सर, 2/3 मेजॉरिटी अब हुकूमत के पास यहाँ पर तो आगे मरकज़ में, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, वहाँ पर वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं, तो क्या PMLN अगर ये होता है तो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनेगी? देखिए, हमारे तो उधर अरकान असम्बली जो हैं KP की असम्बली के वो वैसे ही इंतहाई कम है, और इन एनी केस अगर बात हो इस तमाम तर मामले के ऊपर, एक तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन मूव है, इस पे कभी हमने तो कोई ऐसे सीरियसली सोचा ही नहीं, ना कोई ऐसी बात है। एक रस्मी मुलाकात थी गवर्नर साहब की वज़ीर आज़म के साथ, एमएल वली साहब के साथ, ANP के रहनुमा हैं, और मौलाना साहब के साथ भी गाए बगाए हमारी मुलाकात, क्योंकि ज़ाती ताल्लुकात हैं हमारी लीडरशिप के, तो बिल्कुल उनकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन ये कह देना या इस बात को इस तरह मंसूब कर देना कि शायद कोई ऐसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है या KP CM की जो छुट्टी है वो होने जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे हैं। हमें क्या ज़रूरत पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और ये नज़ला और मलबा भी अपने गले बांध लें? तो कम से कम मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रपोजल डिस्कस हो रहा है। इफ एनीथिंग 18 से 20 लोग रिक्वायर्ड होंगे, फ्रेश नंबर गेम को देखते हुए भी, तो कम से कम 18 से 20 लोग आपको चाहिए किसी भी किस्म का अदम एतमाद टेबल करने के लिए भी। तो ना वो 18 से 20 लोग हैं और ना ही कोई ऐसी प्रपोजल या कोई ऐसी। सर मुझे ये भी फरमाइए, चलिए ठीक है, यहाँ पे तो आपने बड़ा वाज़ेह बता दिया, लेकिन चौधरी उस्मान के हवाले से भी बात करें ना। वो हलफ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे, लेकिन फिर 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि बाकायदा PMLN का वो हिस्सा बन जाते हैं। तो सर ऐसे शख्स को जो पहली पार्टी के साथ अपनी वफादारी नहीं साबित कर सके, PMLN में शामिल होना, तो अभी उन्होंने बिल्कुल जो सामने बात आई है वो उन्होंने ज्वाइन ज़रूर किया है, लेकिन वो होंगे आज़ाद हैसियत से ही, क्योंकि उन्होंने उस वक़्त कोई बयान हल्फी नहीं दिया था। और 26वीं आइनी तरमीम जब हो रही थी तो आज़ाद अरकान में से ये भी एक आज़ाद थे जिन्होंने बिल्कुल उसको वोट दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये कोई ऐसा मेजर करना या उस चीज़ को देखना कि किसकी क्या सियासी वाबस्तगी रही है, ये मुनासिब नहीं होगा। लोगों का अपना एक कॉल फेल होता है, और अपने हल्के की जो लोग सियासत करते हैं वो अपना नफ़ा नुकसान खुद बेहतर समझते हैं। पार्टी में कोई आना चाहे तो हम तो बिल्कुल उसको वेलकम कहेंगे और वेलकम कहते हैं। और सर PTI के जिन अरकान पर 26 अमेंडमेंट के दौरान 3 या 4 जो लोग थे जिनके ऊपर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगे थे, वो भी PMLN का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए, एक तो उनमें से जो हैं वो ऑलरेडी SAPM हैं, मुबारक ज़ेब साहब, और उनके खिलाफ तो टिकट दिया था PTI ने खुद जब बाई इलेक्शन हुआ। तो ये तमाम तर मामला जब या लेटर इलेक्शन डिले हो गया था बाजौड़ का, तो अभी भी अगर ये देखा जाए तो वो तो आज़ाद हैसियत में थे। PTI ने तो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, तो वो हुकूमती बेंचेस पे ज़रूर बैठते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कि वो सियासी जमात को फॉर्मली ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी पार्टी को ज्वाइन करना, पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करके फॉर्मल एक ज्वाइनिंग जो होती है, वो अभी तक किसी रुकन ने नहीं की। इनमें से मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी के कायद हैं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो अभी तक मुलाकातें हुई हैं वो आपकी हद तक ही महदूद हैं, उससे आगे कोई मुलाकात नहीं। अच्छा सर, वैसे बजट की तकरीर के दौरान सारी जिंदगी हमने ऑपोजिशन को एहतजाज करते हुए देखा है, लेकिन पंजाब में एक बड़ा नया मामला हुआ है, वहाँ पे अरकान को मुअत्तल भी किया जाता है, फिर उनकी नाअहली के खिलाफ रेफरेंस भी चला जाता है। आपके अपने ही रहनुमा साद रफीक साहब कह रहे हैं अगर ये हो गया, ये रवायत पड़ गई, तो अब हर जमात और आपकी अपनी जमात भी इसी दरवाजे से निकाली जा रही होगी फिर? सर
देखिए, बात तो दुरुस्त है कि ये रवायत अच्छी नहीं है, लेकिन एहतजाज के नाम पे इंतशार, और वो भी पार्लियामान के अंदर, और अरकान पार्लियामेंट अगर करें, तोड़ फोड़ करें, नाजेबा गुफ्तगू करें, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें, गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करें। अब हमारी ही हाउस की अगर बात कर ली जाए, नेशनल असम्बली की, तो मैं फिर आपको ये भी ज़रूर बता सकता हूँ कि बजट तकरीर के दौरान या जो एक रकस क्रिएट किया गया था किरण साहिबा, वहाँ पे इतना नुकसान पब्लिक एक्सचेकर को हुआ क्योंकि उन्होंने पूरा साउंड सिस्टम जो अपोजिशन आइल्स की तरफ है वो डिसमेंटल कर दिया। अब उस पर जेब से तो अरकान ने पैसे नहीं देने, ज़ाहिरी बात है वो पब्लिक फंड से ही लगेंगे, पब्लिक एक्सचेकर्स को ही नुकसान हुआ। और ये तमाम तर लोग आके आप देखें और रिकॉर्ड उठा के भी तो ये तकरीरें आके लीडर ऑफ द अपोजिशन की निश्चित से कर रहे थे, सिस्टम काम नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक सवाल आपसे आपके मुतालिक भी, और मैं चाहूंगी आप इसका जवाब जरूर दें। पिछले दिनों वजीर आजम साहब आपके हल्के में आए थे, आपसे मुलाकात के लिए नहीं, चौधरी निसार साहब से मुलाकात के लिए आए थे। उनको बाकायदा पार्टी में आने के लिए भी उन्होंने कहा, गो कि अभी उन्होंने वक्त ले लिया, लेकिन उन्होंने दावत दे दी है। और सुनने में आया कि PMLN के अंदर भी लोगों को कुछ पसंद नहीं आई ये बहुत ज्यादा बात। आप कैसे देख रहे हैं और आप वेलकम करेंगे उनको जब वो आ जाते हैं, PMLN ज्वाइन करते हैं तो? देखें, वो PMLN के साथ उनकी एक एसोसिएशन रही है, जो वज़ीर आज़म गए, वज़ीर आज़म के साथ उनकी अपनी एक ज़ाती दोस्ती है। जिस किसी ने भी पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी के सदर जो हैं, पार्टी के कायद जो हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और ज़ाहिरी बात है उन्हीं का फ़ाइनल फ़ैसला होगा। पार्टी का जो भी डिसीजन होगा और जब भी होगा तब देखा जाएगा। फ़िलवक़्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस हल्के से मैं ही हूँ, और 2029 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ। उसके बाद क्या, 3 साल बाद क्या मामलात होते हैं, ये तब की तब देखी जाए। आपने शिकस्त दी थी चौधरी निसार साहब को, इस हल्के से, पार्टी क़यादत का फैसला है, और पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी वो बिल्कुल मानना पड़ता है। और लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हल्के की सियासत है, हल्के की सियासत के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, और हल्के की सियासत जो है वो क्लोजर टू इलेक्शन टाइम ही तमाम तर मामला देखा जाएगा, और पार्टी अपनी वर्किंग भी करके रखती है। सर, ये वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इब्राहिम अकॉर्ड से मुताल्लिक अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। बेशतर ममालिक जो हैं वो इस मामले में ऑलरेडी डिसीजंस ले चुके हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं और क्या पाकिस्तान काम कर रहा है इस सारे मामले पर? देखिए किरण साहबा, मैंने कल ही इस पे एक प्रोग्राम में बात की है, और पाकिस्तान पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा प्रेशर जो है वो ना कभी लेगा ना कभी लिया है। और मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट में, मुल्क के जो इंटरेस्ट में फ़ैसला होगा वो करेंगे। और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ मॉरल, एथिकल और एक प्रिंसिपल पोजीशन है, और वो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ, और 2 स्टेट सोल्यूशन जिसकी बात की जाती है, और पाकिस्तान का भी वही मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान ने पुरज़ोर जो है ये इस मौक़िफ़ को उजागर भी किया है, और हर फोरम पे जाके यही मौक़िफ़ दोहराया है। तो हम तो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, बहनों के साथ हम खड़े हैं, और जो 2 स्टेट उसी के ऊपर जो एक प्रिंसिपल पोजीशन है, उसी के ऊपर पाकिस्तान अभी भी खड़ा है। बिल्कुल ठीक, और इसी पर स्टैंड करेगा। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, आखिर में मुझे ये भी फरमा दीजिएगा, रशिया के हवाले से, रशिया ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, और मोस्ट प्रोबेबली चाइना भी इसी तरह का कोई डिसीजन ले ले कुछ दिनों में। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है सर? ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वैसे इफ एनीथिंग हमारी एंगेजमेंट तो है। आपने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो अफगानिस्तान गए थे, काबुल गए थे। हमारा क्योंकि एक बॉर्डर है, हम एक बड़ा पोरस बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, और तमाम तर इस मामले पे हमारा बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है, या पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी अगर होती है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से होती है, या अफ़गान सॉइल उसमें यूज़ होती है, तो बिल्कुल हम उसको कॉल आउट भी करते हैं। और यही तमाम तर बातें जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहाँ पे की। हमारी एक बिल्कुल इंगेजमेंट ज़रूर है उनके साथ, और जो भी वहाँ पे अभी डी फैक्टो कह लें हुकूमत, या जो भी हुक्मरान हैं, उनके साथ इंगेजमेंट तो है। हमारे फॉरेन ऑफिस की भी है और हुकूमत की भी है।
बाकी देखेंगे जिस तरह रीजन में डेवलपमेंट्स होंगी उसको देखते हुए आगे पाकिस्तान अपना फैसला लेगा और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा जो पाकिस्तानी कौम के इंटरेस्ट में होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान साथ मौजूद थे। इसी डिस्कशन को और जो कुछ भारत की तरफ से 1 महीने से भी ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ अपनी हजीमत छुपाने के लिए और साथ साथ एतराफ़ हो रहे हैं उस पर हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के, इसके साथ साथ साबिक सफारतकार हैं जौहर सलीम साहब। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर, आप यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिनहास साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। ये दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं सर। भारतीय फ़ौज के जो डिप्टी चीफ हैं वो जिस तरह का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जब DGMO से रब्ता हुआ था तो उसमें बाकायदा पाकिस्तान ने उनको बता दिया था कि कहाँ पर आपके टारगेट्स हैं और हमारे वो निशाने पर हैं, तो उसको पीछे कर लें। अगर वो कशीदगी में कमी चाहते हैं तो फिर हटा लें पीछे। अब सर यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान की जो सुपरियॉरिटी है वो तो साबित हो गई है, लेकिन भारत को इससे कितनी ज्यादा हजीमत का सामना मजीद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय क़यादत तो ये तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी ना कि उन्होंने सीज फायर के लिए फर्स्ट स्टेप लिया था। जी थैंक यू किरण साहब, आपने मुझे शो पे लिया। देखें सही मानों में इंडियन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और जो मिलिट्री कोर है वो इसका बौखलाहट और कंफ्यूजन का शिकार है। अब 2 महीने के अंदर 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने वाशिंगटन में बैठ के इस बात का एतराफ़ किया कि हमने 3 राफेल खोए हैं, और अब आज डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल ने इस चीज की बात की। क्या वजूहत है, क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले ये डोमेस्टिक ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा लान तान कर रही है अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कोर के ऊपर कि आप तो दुनिया की चौथी बड़ी फौज थे और आपने तो पाकिस्तान को बड़ा ही मीनियल किस्म का एक जो है मुल्क उसको हमें दिखाया हुआ था, तो इन्होंने किस तरह से आपकी मार पड़ी आप लोगों। तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था और अब वो झूठ बोलने के लिए मजीद रवादार नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने किया। प्लस ये कि जो जयशंकर साहब हैं जब वहां पर गए क्वाड में, तो उससे पहले G7 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में और क्वाड में जिस तरह उनको कोल्ड शोल्डर मिला है, तो अब उसके सिवा कोई उनका नहीं रह गया था कि वो बताएं कि राफेल वाकई गिरे थे। क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे जो डिसॉल्ट फ्रेंच कंपनी है जो कि राफेल बनाती है, उनकी जाने से भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है और वो भी इसका इकरार करने वाले थे। तो लिहाजा इंडियन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कोर ने इस बात को सोचा कि हम चूज करें बैड अमंग द वर्स्ट। तो लिहाजा इस तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो जिस तरह की आर्गुमेंट्स वो बना रहे हैं उससे लगता है कि वो तुर्की को और चाइना को एज अ फ्रीक बना के पेश करना चाह रहे हैं, ताकि अमेरिकन से जो कोल्ड शोल्डर दिखाया हुआ है कि जो समझते थे कि इंडिया जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस साउथ एशिया के अंदर, तो वो तो पाकिस्तान से जो है वो बुरी तरह शिकस्त खा गया, तो चाइना को क्या कंट्रोल करेगा। तो लिहाजा उन्होंने एक किस्म की अपनी शिकस्त भी एतराफ किया और दूसरा इनको दोबारा से अपने साथ मिलाने के लिए कहा कि 3 जो है वो ममालिक हमारे साथ है। यही मजाका केस आर्गूमेंट ये दिया कि उन्होंने हमें इंटेलिजेंस दी और चाइनीज इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया और टर्किश इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, तो भाई तुम भी तो फ्रेंच जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, रशियन Su-30 इस्तेमाल कर रहे थे, S-400 और सर वी नो कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी। हम श्योर आपने भी उन मकामात को विजिट किया होगा और जहां से सारी स्ट्रैटेजी हो रही थी वो तमाम चीजें देखी होंगी, तो अब हम जानते हैं कि हमने क्या किया है। बट ठीक है, वो हजीमत अब उठा भी रहे हैं और अपना मुंह छुपाने के लिए इसी तरह के बयानात, इंकशाफात या फिर एतराफ़ उनको करने पड़ रहे हैं। सर ये जो चाइना के हवाले से कह रहे हैं कि रियल टाइम मालूमात पाकिस्तान को फराहम की और पाकिस्तान की हर मुश्किल में चाइना मदद करता है, उनके इस इंकशाफ या उनके इस एतराफ़ के बाद किस तरह के आप चेंज देख रहे हैं या खित्ते में इसके डायनेमिक्स पर इसके क्या किस तरह के आप असरात होते हुए देख रहे हैं? देखिए चाइना और पाकिस्तान की तो जिस तरह की आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कहते हैं, वो तो एक एग्जाम्पलरी रिलेशंस हैं और इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों ने हमेशा आपस बायलैटरल लेवल पे भी जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम में भी ज़रूरत पड़ी और बहुत से फोरम में आप बेशक FATF देखें या यूनाइटेड नेशंस देखें या जहाँ पे भी पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड बैंक में कुछ होता है और IMF और चाइना जाहिर है कि उनकी कलीदी अहमियत है इन सारी जगहों पे। इसी तरह पाकिस्तान भी जब भी पाकिस्तान और देखें ये 60s
से उस वक्त से चल रहा है। चाइना जिस वक्त, आज तो खैर चाइना की देखें एक बिल्कुल एक डिफरेंट इस लेवल पे है जी। लेकिन जब वो नहीं भी था और उस वक्त जब चाइना को उस चीज़ की भी ज़रूरत थी कि वो वेस्ट के साथ दोबारा वो जो ब्रिजेस बना, तो उसमें पाकिस्तान का उस वक्त जो रोल था वो पूरी दुनिया को पता है, तो वो उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और जहाँ भी मुश्किल का वक्त हो या कोई चैलेंज हो, तो इसमें चाइना की जो स्टेटमेंट आई थी उस वक्त वो बहुत अहम थी। जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उसमें जब चाइना ने ये कहा कि जी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको सपोर्ट करने के लिए हम हर हद तक जाएंगे, तो ये बहुत अहम था। तो इसमें तो जो है ना, ये जिसे कहते हैं ना कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है जिसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जिस तरह यूएस की, जिसमें आपने बात की, उसमें जो इंडिया का रोल और जो उनकी अहमियत थी उसमें, और जिसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से मिसयूज़ किया, क्योंकि बहुत सालों से ये हो रहा था कि क्योंकि उनको ये लगा कि हमारी बहुत ज़रूरत है मगरिब को और अमेरिका को और इसी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो उनसी ना सिर्फ इस खत्ते में तो करते ही थे, वो अमेरिका जाके, यूके में जाके, कनाडा में जाके हर जगह करने, वहाँ मिसयूज किया, यहाँ अंडरमाइन किया और दोनों जगह पर अब जिल्लत और अजीमत उठानी पड़ी। अच्छा जौहर साहब, एक और मामला भी है, रशिया जो कि पहला मुल्क बन गया तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान में उन्होंने तस्लीम कर लिया। सर ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी मूव है, इसका खत्ते में क्या असर पड़ेगा और इसकी वजूहात क्या देख रहे हैं आप? जी अहम है, बिल्कुल एक संग मील है इनके लिए जो अफगान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त। क्योंकि देखिए पहली रिकग्निशन है 4 सालों में, 2021 से जाहिर है तालिबान ने टेक ओवर किया वहाँ पे, लेकिन अभी तक फॉर्मल रिकग्निशन जिसे कहते हैं ना, डी जूरो रिकग्निशन, वो किसी ने नहीं की थी। डी फैक्टो रिकग्निशंस थी, उसमें बहुत से मुल्कों के उनके साथ रिलेशंस तो चल रहे हैं, वो तो कॉन्टेक्ट देखिए, एंगेजमेंट तो अमेरिका की भी है उनके साथ, बहुत से यूरोपियन मुल्कों की भी है, पाकिस्तान के देखें हमारी एम्बेसी काम कर रही है। अब तो जो हमारे उधर सीडीए थे, अब हमने उनको एम्बेसडर भी जो है ना डिक्लेयर किया है। इसी तरह चाइना का भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो तो बहुत से, इंडिया के देखिए उन्होंने डेलीगेशन भेजा था। आपको क्या पाकिस्तान भी अनकरीब तस्लीम कर लेगा? देखिए उसमें फ़र्क है, हमारी जो पोजीशन थी वो बड़ी कंसिस्टेंट है उसके ऊपर। वो ये है कि उन्होंने जब वो अब तालिबान जब पावर में आए थे, उन्होंने कमिटमेंट्स की थी कुछ, उसमें से जो सबसे अहम कमिटमेंट हमारे नुक्ता नज़र से थी वो ये थी कि अफगानिस्तान जो है वो किसी भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं दूसरे मुल्कों में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए, ख़ुसूसन देखिए पाकिस्तान में जिस तरह TTP है, BLA है, बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो वो उनको नहीं करने देंगे। अच्छा उसके बहुत से उन्होंने वादे भी किए, बहुत बार कमिटमेंट्स भी की, लेकिन वो एक शर्त जो है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये थी, और ये हमने शुरू में ही कहा था कि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जी हम एक जो है ना यूनिलैटरल डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। पाकिस्तान इस तरह नहीं करेगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और ख़ुसूसन जो रीजनल हमारे जो नेबरहुड हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। ये पोजीशन हमारी अब भी है इन 2 पॉइंट्स पे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एंगेजमेंट भी चल रही है। लेकिन जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, देखिए उनकी एंगेजमेंट जो सी है उसका लेवल ये है कि 2018 में जब तालिबान के साथ किसी ने उस तरह से रवाबत नहीं रखे हुए थे, उनके चल रहे थे। अब 2021 में भी उनके उधर एम्बेसी जो उनसी काम कर रही थी। 2022 में वो पहला मुल्क था रशिया जिसने कि उनके साथ एक एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया दुनिया में। तो अभी इस साल अप्रैल में उन्होंने जो है ना, क्योंकि इत्तेफाक की बात यह है कि अभी तक तालिबान उनकी टेररिज्म लिस्ट पे थे, तो इसी अप्रैल में उन्होंने उसको उससे भी निकाला। तो वो उस एक स्टेप बाय स्टेप जिसको कह रहे हैं ना उस तरफ जा रहे थे। तो ये पाकिस्तान की एंगेजमेंट भी है। अभी आपने देखा कि बहुत से जो है ना एक एंगेजमेंट तो हमारी शुरू से चल रही है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है। अभी जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है जो चाइना में, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना और जो है ना अफगानिस्तान की, ये एक ट्राइलेटरल है ना, तो उसमें बहुत सी चीजें सीपैक में हमने उनको दावत दी है, उसका हिस्सा बनेंगे। तो बिल्कुल देखें चीज़ें ज़्यादा एक ब्रॉडर एंगेजमेंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन उसमें अभी भी कुछ चीज़ें उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम समझते हैं कि हम उसका हिस्सा है और हम एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनी जो है वो रखेंगे। बिल्कुल ठीक। एक और भी मामला है सर, अब गजा का मामला पिछले 2 साल से वहाँ पर चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब बात आती है तो वो ज़रा हैरान और परेशान ही करती है, क्योंकि वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं फिर उससे कुछ मुख्तलिफ ही चीज़ें हो रही होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गजा का मामला जो है वो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, सीज फायर होता हुआ, जंगबंदी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो सिलसिला है हमास की तरफ
और जो उनकी तरफ से शराइत सामने आ रही है वो शराइत एक्सेप्ट कर लेगा हमास और ये जंगबंदी की तरफ मामला चला जाएगा विद इन 24 आवर्स? जी सॉरी, आई थॉट कि आप मेरे साथ पूछ रही हैं। जी देखिए, ट्रम्प साहब की जो तबीयत है उसके लिहाज से तो लगता है कि 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ चीजें हो सकती हैं, प्रोवाइडेड नेतन्याहू जो है वो उनकी बात को मान ले। अब नेतन्याहू की डिमांड क्या है कि आपने कोई तकरीब नहीं करनी है, जो अपने आप छोड़ेंगे लोगों को जो यरगमाली हैं, उनके इजरायली सोल्जर्स हैं प्लस, और उसके क्विड प्रो को के लिए वहां पे ट्रकों को इमदाद के लिए आने देंगे। तो लिहाजा अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं तो यस वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या उसको नेतन्याहू मानेगा? लेकिन मेरे ख्याल में नेतन्याहू को ऑलरेडी इतनी अजीमत ईरान से उठानी पड़ी है, जो उसके लेफ्टिस्ट है वहाँ पे वो भी काफी वहाँ पे जो है स्ट्रांग हुए हैं, राइटिस्ट भी उसको सांस लेने दे रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद वो भी अब जान छुड़ाना चाहता है। तो यस हो सकता है कि क्राइम्स के साथ स्टेटमेंट दी गई हो, लेकिन ऑफ कोर्स हौसला अफजाई और इससे आप पॉजिटिव आउटकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। भी बेहद शुक्रिया सर कि अहम मामलात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। क्विकली आगे बढ़ूंगी। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि पंजाब का जो मामला हुआ है वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा आराई हुई, उसके बाद फिर स्पीकर ने मुअत्तल भी कर दिया लोगों को और उनके रेफरेंस भी भेज दिया नाअहली का। तो कंवर साहब ये फरमाइएगा, इस तरह के रेफरेंसेस अगर होते हैं तो उसमें नाअहली का कितना फीसद इम्कान होता है सर? पंजाब के जो स्पीकर हैं मलक अहमद खान साहब ने जो भेजा रेफरेंस, वो उन्होंने आर्टिकल 65 जिसमें कि हालत है मेंबरान सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली, उसकी आड़ में उसको मद्देनजर रखा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रखी है उन्होंने स्पीकर साहब ने, वो रखी आर्टिकल 69 में तो स्पीकर जो होता है वो अपनी असम्बली का कस्टोडियन है, उस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करना, हाउस को चलाना, उसके रूल बने हुए हैं बाकायदा, सारा एक वे आउट बताया गया है, एडवाइजरी काउंसिल का जिक्र है। अगर इन तमाम को देखते हुए स्पीकर ये महसूस करे कि हाउस ठीक नहीं चल रहा, हमें अपना आइन के मुताबिक काम करने में मुझे रुकावट पेश आ रही है, और इन्होंने हल्फ उठाया 65 के तहत, आर्टिकल 65 के तहत, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा मनहान अमल दरामद करूंगा। लेकिन अब इस लिहाज से स्पीकर साहब ने आर्टिकल 63(1) के तहत नहीं भेजा, उन्होंने भेजा आर्टिकल 69 के तहत कि मैं कस्टोडियन हूँ, मुझे ये हाउस चलाने नहीं दे रहे, और लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दो राय पे खड़ा हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हलड़बाजी करने वालों पर या इल्ज़ाम लगाने वाले पर या हाउस को जो चलाने में रुकावट पेश कर रहे हैं उनके बारे में रेफरेंस भिजवा दिया। स्पीकर के पास एक बहुत बड़ा अहम जो इख्तियारात है वो है सस्पेंड करना, वो उन्होंने 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 महीने तक। एक तो उनके पास रास्ता ये है, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कंवर साहब नाअहली होते हुए देख रहे हैं आप सर? नहीं, मुअत्तल होना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल एक वार्निंग इश्यू हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा अगर केस मजबूत जब बनता है जब उनका जो पार्लिमानी लीडर ने, अगर पार्लिमानी लीडर ने लिख कर दे दिया है कि जी मेंबरान जो थे उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं उनको रोकता रहा और उन्होंने मेरे हकामात को तस्लीम नहीं किया, तो वो एक केस सीरियस बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम मैं मिसाल देता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे इलेक्शन लॉ में बड़ी खामियां भी है, बहाम भी है। अब यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया के जो है अवान ज़री, जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, कौमी असम्बली भी कहते हैं, उसमें राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही लैंग्वेज इस्तेमाल की थी जो अभी हाल ही में पंजाब असम्बली में मरियम नवाज के खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो नरेंद्र मोदी ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को अपनी अवान ज़री से उनको खत्म कर दिया, उनकी सीट को डिसीट कर दिया, उनको नहल करार दे दिए। तो ये उनके पास इख्तियारात थे। तो यहाँ तो कैसे कोई इख्तियारात नहीं है, इनके तो रास्ते में रुकावट पैदा हुई है, इनके आर्टिकल 63 आता है, 2 आता है, ये सारा मामला। लेकिन इंडिया में तो वाज़ेह इख्तियारात हैं नरेंद्र मोदी के पास, उन्होंने राहुल गांधी जैसी शख्सियत को भी नाअहल करार दे दिया 1 साल के लिए। तो ये मामला वो नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन के पाकिस्तान तलब करेगा वो माफी मांगेंगे और आइंदा के लिए शायद आइंदा कोई भी सूबाई असम्बली में आप ये जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 69 के तहत ये रेफरेंस गया है, तो आप इसमें नाअहली नहीं देख रहे, लेकिन आप वार्निंग देख रहे हैं?
नाहलियत का तो अब जब तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अब वो 5 रुकनी जज है, वो देखेंगे कि वाकया स्पीकर बेबस कर दिया गया और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उन्होंने उसके बारे में कौमी असम्बली के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम चीफ जस्टिस, जिसमें के शामिल है उमरता बंदियाल और फखरुद्दीन जी इब्राहिम, इन सब की जजमेंट देखी जाएगी, उन्होंने इस बारे में क्या जजमेंट दी है। तो ये इनको देखते हुए नजर तो ये आ रहा है कि शदीद इनके ऊपर दबाव पड़ेगा और ये खौफजदा भी रहेंगे और मुमकिन है इलेक्शन कमीशन उन्हें हेल्प करार दे दे। सही, बहुत बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे हैं आप। कवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, इंतहाई अहम बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अब जरा मैं बात करूंगी कराची की। मुल्क का सबसे बड़ा शहर है कराची, हादसों का शहर बन चुका है ये। आज सुबह कराची के इलाके लियारी में 6 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई, 10 अफराद जान से चले गए, ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। सुबह की रोशनी से रात की तारीकी छा चुकी है। अब भी मलबे में दबे अफराद के प्यारे कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मलबे के ढेर से कोई आवाज़ आ जाए। जैसे ही किसी की लाश निकाली जाती है तो वहाँ मौजूद अफराद की सांसें रुक जाती हैं। किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर देखे कि उनका कौन सा प्यारा अब दुनिया में नहीं रहा है। हम दुआ करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मलबे से अब लाशें ना मिलें, अल्लाह कोई मौजिज़ा दिखा दे और दबे हुए अफराद अपने प्यारों को फिर से मिल जाएं, जिनको निकालने के लिए भारी मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। गिरने वाली इमारत ने नाज़रीन 7 वाली इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बराबर वाली इमारत की सीढ़ियां गिर गईं, जिसके बाद वहां के मकीन इमारत में महसूर हो गए, जिन्हें क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया है। जिस वक्त ये हादसा पेश आया ना, उस वक्त मुहर्रम की सिक्योरिटी की वजह से इलाके में मोबाइल सिग्नल्स बंद थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल सिग्नल्स बंद होने की वजह से उन्हें ताखीर से इत्तला मिली है। इमारत से मुतालिक फैसल ईदी कहते हैं कि ये कल से ही टेढ़ी होना शुरू हो गई थी। नाज़रीन, यकीनन ये इमारत बन जाना और फिर टेढ़ी होने के बावजूद खाली ना करवाना ये गफलत है। लेकिन क्या SBCA एक नोटिस भेजकर बरी ज़िम्मा हो जाता है? हमेशा की तरह सिंध हुकूमत ने वही किया है जो पिछले 15 साल से करती नजर आ रही है। नोटिस ले लिया, कमेटी बना दी, बस काम खत्म हो गया। ये कौन बताएगा भाई कि इस बिल्डिंग को बनाने की इजाजत दी किसने थी? ये कौन बताएगा कि आज भी पूरे शहर में गैर कानूनी और नाकिस तामीरात कैसे हो रही है? क्या किसी जिम्मेदार को आज तक इस सारे मामले में सजा हुई है? क्या उन अफसरान से हिसाब लिया जाता है या लिया जाएगा जिन्होंने इस इमारत का नक्शा मंजूर किया है, कम जगह पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की इजाजत दी है? क्या मरने वालों के कत्ल का मुकदमा इन अफसरान के खिलाफ दर्ज किया जाएगा? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, इनके मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो कहते हैं कि उनकी जानिब से सिर्फ लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पूरे शहर में 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। इसहाक खोड़ो साहब, तो क्या आप अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी इमारतें गिर जाएं? आपकी कारकर्दगी से तो माशाल्लाह पूरा शहर वाकिफ है। जिस लियारी की आप बात कर रहे हैं वहां आपके अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं। मैं आपके सामने सूबाई एंटी करप्शन की अदालत के जज अमीनुल्लाह सिद्दीकी के रूबरू हुए एक ऐसे ही केस की खबर रख देती हूँ। एक्सप्रेस न्यूज की 17 जून की खबर के मुताबिक SBCA के अफसरान ने लियारी में बिल्डर के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर 7 मंजिला इमारत तामीर करवाई। हालांकि मंजूरी जो थी वो सिर्फ 3 मंजिला इमारत की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में जो रिपोर्ट जमा करवाई, उसकी रोशनी में अदालत ने आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, सब रजिस्ट्रार और बिल्डर समेत 18 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये एक केस नहीं है सर, ऐसे कई केसेस हैं जिनमें SBCA अफसरान की मिली भगत के साथ गैर कानूनी तामीरात करके शहरियों की जिंदगियों से खेला जाता है और माजी इसका गवाह है। मैंने खुद कई बार अपने प्रोग्राम्स में ऐसे इलाकों और गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की है। याद दिलाती हूँ आपको, दिल्ली कॉलोनी नंबर 1 के 70 रिहायशी प्लॉट्स हैं जो से 60 गज के हैं। इन पर 10 से 12 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनी हुई है, जिनमें 10,000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं जिनकी जिंदगियां शायद किसी के लिए कीमती नहीं है। एक प्लॉट ऐसा भी है जिसका रकबा सिर्फ और सिर्फ 30 गज का है। इस पर भी 8 मंजिला, जी जनाब 8 मंजिला इमारत बनी हुई है। 40 स्क्वायर यार्ड पर ये 6 मंजिला इमारत बनी हुई है।
सबसे पहले तो यही बात यहीं से ही इसके गैर कानूनी होने का पता लगता है कि ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में 40 गज के एक छोटे से प्लॉट के ऊपर ये 6 मंजिला इमारत खड़ी की हुई है। ये टिल्ट हुई हुई है, ये टेढ़ी हुई हुई है इमारत। जिन इदारों के, जिन लोगों के, नोटिस लेने वालों के अपने वॉशरूम्स 200 गज के हों, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि 30 गज पे 12 मंजिला इमारत बन रही है या 15 मंजिला इमारत बन रही है। नाज़रीन, ये आज की कहानी नहीं है। शहर की जो तबाही की दास्तान है ना, वो काफ़ी पुरानी है। हुक्मरानों से कुछ नहीं हो रहा तो अल्लाह से ही उम्मीद लगा लेते हैं कि वही मालिक ही इस शहर की बेहतरी के लिए कोई मौजज़ा ही कर दे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।